हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय वाणिज्य व्यवस्था, उसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 3 आयोजन पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर आज हम योजना के प्रकारों की चर्चा करने वाले हैं। योजना के प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। योजना का पहला जो प्रकार है उसका नाम है स्थायी योजना। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि स्थायी योजना किसे कहते हैं। तो दोस्तों आइए उसके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। स्थायी योजना का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। जो स्थायी योजना बनाई जाती है उस स्थायी योजना को बार बार उपयोग में ली जा सकती है। जिन कार्यों के संबंध में हमें दैनिक निर्णय लेने हो, ऐसे कार्यों के लिए स्थायी योजना तैयार की जाती है। जहाँ पे व्यवस्थाकीय प्रवृत्तियों का पुनरावर्तन होता हो, वहाँ पे ये सारी प्रवृत्ति शीघ्रता से हो, इस उद्देश्य से प्रमाणित नीति तय की जाती है, जिसे स्थायी योजना कहा जाता है। तो हम स्थायी योजना की डेफिनेशन एक बार फिर से देखने का प्रयत्न करते हैं। जहाँ व्यवस्थाकीय प्रवृत्तियों का पुनरावर्तन होता हो, वहाँ सारी प्रवृत्तियाँ शीघ्रता से हो, उस उद्देश्य से प्रमाणित नीति तय की जाती है, जिसे स्थायी योजना कहा जाता है। आयोजन में नीति, विधि और नियम दीर्घ समय के लिए, लंबे समय के लिए तय किए जाते हैं, जिससे इन आयोजन के घटकों के साथ जुड़ी हुई बातों में अधीनस्थ शीघ्रता से निर्णय ले सके। तो कहने का मतलब कि जो आयोजन के घटक होते हैं, आयोजन के घटकों के साथ जुड़ी हुई जो बातें होती है, उससे निर्णय लेने के लिए हमें यह स्थायी योजना हमारी सहायता करती है। इसी बात को एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। ग्राहकों के ऑर्डर के अनुसार माल भेजने से संबंधित विधि या तो फिर साख नीति का पूर्व स्थायी रचना की गई हो, तो उसका अमल कर्मचारी शीघ्रता से कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसकी वजह से कर्मचारी को बार बार अपने उच्च अधिकारी से पूछने की नौबत नहीं आती। लेकिन ये हो सकता है कब? जब स्थायी योजना को अमल में लाया गया हो, ग्राहक को ऑर्डर के अनुसार माल भेजने की जो विधि है, वह विधि के बारे में स्थायी योजना का निर्माण किया गया हो और उसकी जानकारी कर्मचारी को दी गई हो, तो कर्मचारी को बार बार अपने उच्च अधिकारी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब हम दूसरी योजना के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है व्यूहात्मक योजना। कोई भी व्यावसायिक इकाई, उसकी जो फिलोसॉफी होती है, जिसे हिंदी में विचारधारा कहते हैं, तो कोई भी व्यावसायिक इकाई उसकी विचारधारा के अनुसार ही लक्ष्य निर्धारित करती है। इसीलिए इकाई अपने जीवन काल के दौरान किस फिलोसॉफी से काम करेगी वह तय किया जाता है, जिससे इकाई का जीवन लक्ष्य कहता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए यहाँ पे जीवन लक्ष्य किसे कहते हैं, या तो फिर इकाई का जीवन लक्ष्य अर्थात क्या, वे हमें पता होना चाहिए। तो रिपीट करते हैं,
व्यावसायिक इकाई अपने जीवन काल के दरमियान किस फिलॉसफी से काम करेगी वह तय करना पड़ता है। उसे इकाई का जीवन लक्ष्य कहा जाता है। इकाई के लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए दीर्घ समय के लिए और अल्प समय के लिए हमें विभिन्न प्रकार की व्यूह रचनाओं का निर्माण करना पड़ता है। तो जिससे होता क्या है कि जब भी हम ऐसी व्यूह रचनाओं का निर्माण करेंगे तो व्यूह रचनाओं का निर्माण करते वक्त व्यावसायिक इकाई का जो व्यावसायिक पर्यावरण है उस व्यावसायिक पर्यावरण को ध्यान में रखना पड़ता है। व्यावसायिक इकाई की जो भी शक्तियाँ हैं उन शक्तियों को ध्यान में रखना पड़ता है और व्यावसायिक इकाई की जो दुर्बलताएं होती है उन दुर्बलताओं को ध्यान में रखकर हमें व्यूहात्मक योजना का निर्माण करना पड़ता है। तो सरल शब्दों में कहें तो जब भी हम व्यूहात्मक योजना का निर्माण करते हैं तो हमें व्यावसायिक पर्यावरण, व्यावसायिक इकाई की शक्तियाँ और व्यावसायिक इकाई की दुर्बलता इनको ध्यान में रखकर ही हमें इस योजना का निर्माण करना पड़ता है। व्यूहात्मक योजना के निर्माण के लिए दूरदृष्टि और अनुभव आवश्यक है। अगर आप इस योजना का निर्माण करना चाहते हो तो एक संचालक होने के नाते आपके पास दूरदृष्टि होनी चाहिए और साथ में अनुभव का होना भी बहुत ही आवश्यक है। व्यूहात्मक योजना का जो प्रभाव होता है वो प्रभाव हमें दीर्घ समय में प्राप्त होता है। यानी कि अगर आप व्यूहात्मक योजना बनाते हो तो उसका प्रभाव हमें लंबे समय के बाद प्राप्त होता है। व्यूहात्मक योजना के लिए हमें कहीं कभार सुसंगत निर्णय भी लेने पड़ते हैं और निर्णयों की जो व्यापकता होती है वो व्यापकता इस योजना के अंदर महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो हमने व्यूहात्मक योजना के बारे में देखा। अब हम तीसरी योजना के बारे में देखने वाले हैं जिस योजना का नाम है सुनियोजित योजना। तो हम सुनियोजित योजना किसे कहते हैं, उसमें कौन सी बातों का समावेश होता है उसके बारे में देखेंगे। व्यवसायिक इकाई के तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मध्य स्तर पर अल्प समय के लिए जिन योजनाओं का गठन किया जाता है उसे सुनियोजित योजना कहते हैं। रिपीट करते हैं, व्यवसायिक इकाई के तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मध्य स्तर पर अल्प समय की जिन योजनाओं का गठन किया जाता है उसे सुनियोजित योजना कहते हैं। सुनियोजित योजना का जो समय होता है वो समय 1 वर्ष या उससे कम समय की अवधि के लिए बनाई जाती है। सुनियोजित योजना अल्प समय के जो भी लक्ष्य होते हैं, जो भी उद्देश्य होते हैं उसकी स्पष्टता करने का काम करती है, जिससे इकाई की सारी प्रवृत्तियाँ उद्देश्य लक्ष्य हो जाती है और सारी प्रवृत्ति सुनियोजित रूप से भी हो सकती है। इसके अलावा सुनियोजित योजना के अंदर कौन से विभागीय प्रधान को कौन सा कार्य करना है यह भी स्पष्ट होता है, कर्मचारियों से कौन से कार्य करवाने हैं यह भी स्पष्ट होता है। तो कहने का मतलब सुनियोजित योजना के द्वारा विभागीय अधिकारी को कौन से कार्य करने हैं और कर्मचारियों को कौन से कार्य करने हैं उसकी भी स्पष्टता की जाती है। सुनियोजित योजना के गठन के लिए, उसके निर्माण के लिए हमें विशिष्ट ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है और साथ में कुशलता की भी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, हमने सुनियोजित योजना के बारे में चर्चा की। अब हम चर्चा करने वाले हैं कार्यकारी योजना के बारे में। कार्यकारी योजना किसे कहते हैं और उसमें कौन सी बातों का समावेश होता है। व्यावसायिक इकाई के विभागों, कार्य समूहों और व्यक्तियों से कार्य संबंधी अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए गठित की जाने वाली योजना को कार्यकारी योजना कहा जाता है। रिपीट करते हैं, व्यावसायिक इकाई के विभागों, कार्य समूहों और व्यक्तियों से
कार्य संबंधी अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए गठित की जाने वाली योजना को कार्यकारी योजना के नाम से जाना जाता है। जो भी कार्यकारी योजनाएं बनाई जाती है वो योजनाएं ज़्यादातर 1 वर्ष के लिए या तो अल्प समय के लिए बनाई जाती है। इसी बात को हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। निश्चित किए गए वार्षिक उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इकाई के द्वारा मासिक या त्रैमासिक उत्पादन की योजना गठित की जाती है, तो हम उसे कार्यकारी योजना भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी यह योजनाएं बनाई जाती है उन योजनाओं को लागू करने के लिए विभागीय प्रधान के द्वारा इस योजनाओं का निर्माण किया जाता है। यानी कि जब भी हम व्यूहात्मक योजनाओं को लागू करना चाहते हैं तो व्यूहात्मक योजनाओं को लागू करने के लिए विभागीय प्रधान के द्वारा कार्यकारी योजना तैयार की जाती है। यह जो भी कार्यकारी योजनाएं होती है, यह कार्यकारी योजनाएं दैनिक कार्यों के साथ जुड़ी होती है। दैनिक कार्यों के साथ जुड़ी होने की वजह से किसी विभाग के कर्मचारियों के साथ हमें विचार करके इसे तैयार करना पड़ता है। तो कहने का मतलब कि ये जो कार्यकारी योजना है, कार्यकारी योजनाएं दैनिक कार्यों के साथ जुड़ी हुई है और दैनिक कार्यों के साथ कहीं ना कहीं विभाग के कर्मचारी जुड़े हुए होते हैं। तो हमें विभाग के कर्मचारियों के साथ विचारणा करनी पड़ती है, विचार विमर्श करना पड़ता है और उसके बाद ही इन योजनाओं को तैयार करना पड़ता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो कार्यकारी योजनाओं का अमलीकरण का काम बहुत ही सरल हो जाता है। कार्यकारी योजनाएं सुनियोजित योजनाओं के जितने ही सरल होती है या तो उसके जैसे ही हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एकल उपयोग योजना की। तो सबसे पहले एकल उपयोग योजना किसे कहते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिस योजना का निर्माण किया जाता है उसे एकल उपयोग योजना कहा जाता है। यह एकल उपयोग योजना विशिष्ट प्रवृत्तियों के लिए तैयार की जाती है। एकल उपयोग योजना तैयार करने से हम प्रवृत्तियों के पुनरावर्तन को रोक सकते हैं। ऐसी जो भी प्रवृत्तियाँ होती है, ऐसी प्रवृत्तियों के लिए हम एकल उपयोग योजना तैयार कर सकते हैं। यानी कि एकल उपयोग योजना तैयार करने से प्रवृत्तियों का पुनरावर्तन होता नहीं है और ऐसे प्रवृत्ति के लिए ही हम इस योजना का निर्माण करते हैं। जैसे कि जहाज निर्माण का कार्य हो, तो जहाज निर्माण के कार्य के लिए हम एकल उपयोग योजना का निर्माण कर सकते हैं। मकान निर्माण का काम हो तो उसके लिए एकल उपयोग योजना का उपयोग कर सकते हैं। अब हम एकल उपयोग योजना के बाद देखने वाले हैं आकस्मिक योजना किसे कहते हैं। व्यवसाय इकाई की परिवर्तित होती परिस्थिति के साथ कदम से कदम मिलाना अत्यंत आवश्यक होता है। जो विभिन्न प्रकार के परिबल होते हैं, जैसे कि राजकीय परिबल हुए, आर्थिक परिबल हुए, सामाजिक परिबल हुए या तो प्राकृतिक परिबल हुए, इन परिबलों की वजह से व्यावसायिक पर्यावरण में हमें परिवर्तन करना पड़ता है। तो इन सभी कारणों की वजह से या तो हमें पूर्व योजना में परिवर्तन करना पड़ता है या तो हमें नई योजना का निर्माण करना पड़ता है, जिसे हम आकस्मिक योजना कहते हैं। रिपीट करते हैं, व्यावसायिक इकाई को परिवर्तित होती परिस्थिति के साथ कदम से कदम मिलाना अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के परिबलों की वजह से हमें व्यावसायिक पर्यावरण में परिवर्तन करना पड़ता है। तो उन परिवर्तनों की वजह से हमें पूर्व योजना में परिवर्तन करने पड़ते हैं या तो नई योजना का निर्माण करना पड़ता है, जिसे हम आकस्मिक योजना कहते हैं।
दोस्तों, हमने पूरे वीडियो के अंदर हमने योजना के प्रकार देखे। योजना के प्रकार की हम बात करें तो योजना के 6 प्रकार है। स्थायी योजना, व्यूहात्मक योजना, सुनियोजित योजना, कार्यकारी योजना, एकल उपयोग योजना, आकस्मिक योजना। ये हमने जो टॉपिक पढ़ा उसके अंदर से आपको 1 नंबर के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर के सवाल भी पूछे जा सकते हैं और 3 नंबर का एक सवाल भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए इस सवाल को ध्यान से पढ़िए आप, और जो भी इसमें डेफिनेशन निकलती है, व्याख्या निकलती है, छोटे छोटे सवाल निकलते हैं, वो भी ध्यान से पढ़िए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। हमारा ये जो वीडियो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारी ये जो एजुकेशन चैनल है जिसका उद्देश्य केवल और केवल बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना है, तो आप उसे ग्रुप शेयरिंग कीजिए। अपने जो भी कक्षा 12 के हिंदी मीडियम के दोस्त हैं उस तक इस ज्ञान को फैलाने का प्रयत्न कीजिए। ज्ञान ये बांटने कीजिए, अपने पास उसे मत रखिए। दूसरे लोगों तक भी ये शिक्षा पहुंचाइए। हमारा ये शिक्षा पहुंचाने एक छोटा सा प्रयत्न है, आप उसे सफल बनाने का सभी प्रयत्न करेंगे। आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए कोई क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अस्तु, धन्यवाद।